हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके 10th के एग्जाम अब खत्म हो गए हैं। आई होप सबके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। पेपर भी अच्छे गए हैं तो मार्क्स भी अच्छे ही आएंगे। अब आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको क्या कौन सा सब्जेक्ट लेना है, पीसीबी लेना है, आपको क्लियर है। तो जिन्होंने बायोलॉजी लेना है वो तो अब 2-4 दिनों में ही अपना सिलेबस जो है वो स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास चैप्टर 8 क्लास 11 से लेंगे, क्योंकि हमने 9th में भी पढ़ा है तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन अब आपको थोड़ी सी जो आपने क्लास 10th तक स्ट्रेटेजी अप्लाई की है ना, अब हमने थोड़ा सा उससे डिफरेंट, आपको थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा और थोड़ी स्ट्रेटेजी जो होती है ना वो डिफरेंट हो जाती है। क्लियर है। तो जो भी टाइम आपने कंज्यूम करना है वो आपने एनसीईआरटी को पढ़ने में देना है। जितना हो सके आप एनसीईआरटी को ही पढ़ना है। क्लियर है। यहीं से ही अब आपके सारे टॉपिक जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8, द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो सेल होता है वो हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। बेसिक यूनिट है हमारी, क्या है, सेल। हमारी लाइफ जो है वो किससे शुरू होती है, सेल से ही शुरू होती है। क्लियर है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल। कुछ सिंगल सेल से बने हैं और जिनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, कुछ बहुत सारे सेल से बनते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है दे आर कैपेबल, वो भी ऑर्गेनिज्म कंप्लीट है। एक तो उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है और वो बहुत सारे एसेंशियल फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। क्लियर है। तो सेल जो होता है वो फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब है एंटोन वेन लेवनहुक जो थे, उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। किसको देखा था, लिविंग सेल को। क्लियर है। इनमें आप लोगों ने एंटोन वेन लेवनहुक थे, उन्होंने लिविंग सेल में देखा था, और रॉबर्ट ब्राउन ने आपका किस में देखा था, डेड सेल में। क्लियर है। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की। ओके। जैसे जैसे आपके पास माइक्रोस्कोप की इंप्रूवमेंट हुई वैसे वैसे जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है वो आपका इवॉल्व होता गया। क्लियर है। क्लियर पिक्चर जो थी वो हमारे पास बनती गई। सेल थ्योरी, अब हम क्या पढ़ेंगे, सेल थ्योरी। क्लियर है। सेल थ्योरी जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में भी पढ़ी है आपने। इन 1838 शेलिडियन जर्मन बोटेनिस्ट थे ये। क्लियर है। तो इन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट्स जो हैं वो बने हुए हैं किससे, सेल से बने हुए हैं। क्लियर है। सेल से ही फिर टिश्यू बनता है। और उसी टाइम में थियोडोर श्वान थे, उन्होंने 1839 में आपके पास 1839 में ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे। ठीक है। ये होते हैं एनिमल की स्टडी करने वाले जूलॉजिस्ट, और आपके पास जो बोटेनिस्ट होते हैं वो प्लांट की स्टडी करते हैं। क्लियर। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो जितने भी एनिमल्स हैं वो किससे बने हुए हैं, आपके पास सेल से बने हुए हैं, और बाहर एक थिन लेयर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल भी होती है जो कि किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। किस में होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। तो इन दोनों ने, शेलिडियन एंड श्वान ने जो था वो सेल थ्योरी को बनाया था। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ द न्यू सेल वर फॉर्म्ड। इन्होंने बोला तो कि प्लांट सेल से बने होते हैं और एनिमल सेल से बने होते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए, इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि नए सेल कैसे बनते हैं। फिर क्या हुआ, रॉडल्फ विर्चाव आए 1855 में। उन्होंने बताया कि जितने भी सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं, जैसे ओमिनिस, सेलुला, ई सेलुला। क्लियर है। ये वर्ड उन्होंने दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ही मॉडिफाई द हाइपोथेसिस ऑफ शेलिडियन एंड श्वान। इन्होंने जो था वो उसको मॉडिफाई किया था। क्लियर है। तो उन्होंने बोला था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। और जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो कहां से बने हुए हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। यानी हमारी लाइफ जो है वो कहां से स्टार्ट हुई है, आपके पास पुराने सेल से ही, एक सेल से ही लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है। तो 3 मेन पोस्टुलेट्स क्या थे सेल थ्योरी के, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल, या तो एक सेल से होंगे या बहुत सारे सेल से होंगे। क्लियर है। सेकंड है हमारे पास द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारी बेसिक
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ के। और थर्ड था हमारे पास कि ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्लियर है? इतना क्लियर आपको हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है वो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन जो है वो मैं आपको पूरा क्लियर कराऊंगी, उसके बाद मैं नोट्स भी दूंगी। क्लियर है? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तो ये चैप्टर जो है आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो मेरे चैनल पे क्लास 9 का बनाया है मैंने वीडियो, इसी का ही, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। पहले आप उसको वॉच कीजिए, फिर इसमें आइए, तो आपको बहुत ही ज्यादा क्लियरली जो है वो समझ में आ जाएगा। इसमें आप लोगों को सिर्फ समझने की ट्राई करनी है कि क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। ठीक है, फिर आपको वो इजीली समझ आ जाएगा। ओवरव्यू ऑफ अ सेल, इसमें क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, अनियन, ठीक है, प्याज छीला होगा आपने, एक पतली सी लेयर, व्हाइट कलर की एक लेयर होती है, उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं, फिर उसमें हमको सेल दिखते हैं। ठीक है, ऐसे लेयर जो होती है वो ऐसे पूरी लेयर जो है वो सेल की बनी होती है। क्लियर है? नेक्स्ट, और द सेल ऑफ द ह्यूमन चीक, ठीक है, अंदर वाली जो चीक है हमारी, वहां से भी थोड़ी सी सेल लेते हैं हम, और उसमें हम लोग देखते हैं कि डेंस मेम्ब्रेन माउंट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज न्यूक्लियस, तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। जेनेटिक मटेरियल होता है कि टू जनरेशन जो है वो पास होता है। डीएनए है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड है यानी कि ये न्यूक्लियस है, तो इसके बाहर एक पतली सी मेम्ब्रेन होगी, इनको बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, तो ये होंगे यूकैरियोट्स। क्लियर है? वेयर एज जिनके बाहर ये मेम्ब्रेन नहीं होगी, ऑर्गेनेलिज ऐसे ही पड़ा होगा विदाउट बाउंडिंग ऑफ मेम्ब्रेन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स पता लग गया। प्रोकैरियोट्स में ये मेम्ब्रेन नहीं होगी, और यूकैरियोट्स में प्रॉपरली जो है वो ऑर्गन जो है वो बाहर से एक मेम्ब्रेन से कवरिंग होगी। इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स ए सेमी सॉलिड मैट्रिक्स, ठीक है, साइटोप्लाज्म, जैसे ये ऑर्गेनेलिज है आपके पास, इसमें सारी ये आपका सेल है, इसमें सारी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है, और बीच में जो है वो साइटोप्लाज्म है। ठीक है, सॉलिड सा सब्सटेंस होता है जिसको जेली लाइक सब्सटेंस है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। ठीक है, तो इसको हम लोग प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और ये एनिमल सेल भी प्रेजेंट होता है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जब हम आगे पढ़ेंगे हम, तब हम देखेंगे कि साइटोप्लाज्म जो है वो कितने सारे रिएक्शन जो है वो करता है। बिसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलिज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज कौन कौन सी है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, गोल्जाई बॉडी है, लाइसोसोम है। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, वैक्यूल्स ये नहीं है, वैक्यूल्स है आपके पास। ठीक है, द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म, ये यूकैरियोट्स में होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज जो होती है वो एब्सेंट होती है। और एक और चीज, ये जो आपका जो वीडियो है ये लंबी होने वाली है, क्योंकि आपका एक एक वर्ड का मुझे एक लाइन का सारा समझाना पड़ेगा, तो वीडियो को जो है वो लास्ट तक जरूर देखें। क्लियर है? राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, राइबोसोम जो होता है उसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज बोथ प्रोकैरियोटिक, दोनों में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम आर फाउंड ओनली इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, वो सीधा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, वो किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में। माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना चीजें, तो आपको ये सारी समझ में आ जाएगी। क्लियर है? एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है, जिनको हम सेंट्रियोसोम बोलते हैं, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। अब हम देखेंगे कि सेल जो होता है वो डिफरेंट शेप होता है, साइज होता है, और उनकी एक्टिविटी भी डिफरेंट होती है। स्मॉलेस्ट सेल है हमारे पास माइकोप्लाज्म। क्लियर है? सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्म। आरबीसीज आपकी बायकनकेव होती है ऐसे। क्लियर है? ताकि बहुत सारा एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके। व्हाइट सेल जो होते हैं वो अमीबॉइड होते हैं, ऐसे कोई भी इरेगुलर शेप होती है। कॉलमनर हो गए, कॉलम टाइप, ठीक है, लॉन्ग और नैरो हो गए। नर्व सेल जो होता है ये ब्रांच्ड और लॉन्ग होता है। ट्रेकीड्स जो कि प्लांट में प्रेजेंट है, ये भी आप लोग देखो इलोंगेटेड है। और मीजोफिल सेल जो होते हैं वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये राउंड और ओवल होते हैं। क्लियर है? लार्जेस्ट सिंगल सेल है हमारे पास ऑस्ट्रिच एग।
और ह्यूमन आरबीसीज जो होते हैं वो आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आरबीसीज आते हैं। क्लियर है? लॉन्गेस्ट सेल है हमारे पास नर्व सेल, और इसके पास जो होते हैं सेल की जो होते हैं वो बहुत बहुत शेप जो है वो चेंज होती रहती है। कईयों की डिस्क शेप है, पॉलीगोनल है, कॉलुमनर है, क्यूबॉइडल है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और कई बार इरेगुलर भी होती है। डिफरेंट डिफरेंट सेल जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? आपको बहुत ज्यादा पेशेंसली बैठना होगा और ये चीजें समझनी होगी। क्लियर है? प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, एंड माइकोप्लाज्म है, और पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं। दे आर जनरली स्मॉल एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। एक तो ये छोटे होते हैं और जल्दी जल्दी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया। ओके, शेप है बैक्टीरिया की, बेसिलियस रॉड लाइक होती है, कोकस स्फेरिकल होती है, विब्रो कॉमा शेप्ड होती है, और स्पाइरलम स्पाइरल टाइप होती है। क्लियर है? जब मैं नोट्स दूंगी तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस किस शेप की वो साइज जो है वो होते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटल सिमिलर, मतलब ये जो होते हैं ना, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इनकी सेम होती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। क्लियर है? तो ये है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है? यूकैरियोटिक सेल मतलब ऐसे ही प्रेजेंट है आपके पास, जैसे ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके बाहर जो क्या है प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन है। क्लियर है? ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज है, तो जितनी भी प्रेजेंट होंगी आपके पास। क्लियर है? द सेमी फ्लूइड फिलिंग सेल साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, कोई भी डिफाइन न्यूक्लियस नहीं है। जेनेटिक बेसिकली जो है वो नेक्ड प्रेजेंट है। क्लियर है? डीएनए जो है आपके पास सर्कुलर है, इसमें सर्कुलर है आपके पास, और दीज डीएनए आर कॉल्ड एज प्लाज्मिड। क्लियर है? तो अब हम पढ़ेंगे अभी बैक्टीरिया का, तो आपको प्लाज्मिड का भी पता लग जाएगा कि प्लाज्मिड क्या होते हैं। प्लाज्मिड होते हैं डीएनए के अलावा एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर जो होता है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। तो प्लाज्मिड क्या करता है कि सर्टन यूनिक फिनोटिपिक करेक्टर जो है वो बैक्टीरिया को देता है। हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे इसको, +2 में जाके पढ़ेंगे। क्लियर है? तो डीएनए इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरिजन डीएनए। तो इसके हम लोग कॉपी करते हैं, तो उसको जो है वो फॉरिजन डीएनए के साथ कंबाइन करके जो है वो नया उसमें बताते हैं कि कौन सी डिजीज कैसे फैल रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फाउंड इन यूकैरियोट्स, नो ऑर्गेनल इज लाइक द वन इज यूकैरियोटिक, दे आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक विद राइबोसोम। क्लियर है? तो ये जो है वो इन्होंने डिफरेंशिएट करके दिया हुआ है कि क्या क्या इनमें डिफरेंस है। स्पेशलाइज डिफरेंट, ये आपका मीजोजोम प्रेजेंट होता है। ठीक है? अगर ये बैक्टीरिया का सेल है तो ऐसे जाके जो है वो ऐसा मेम्ब्रेन होगी एक ऐसी जैसी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोजोम बोलते हैं। क्लियर है? अब हमारे पास आ गया प्रोकैरियोटिक सेल, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया सेल जो है वो इन्होंने दिया हुआ है। तो बैक्टीरिया सेल क्या होते हैं कि 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है इसकी। बाहर होती है ग्लाइकोकैलेक्स। क्लियर है? और फॉलोड बाय सेल वॉल, एंड सबसे अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है? तो अगर ये बैक्टीरियल सेल है तो ये 3 लेयर होगा आपके पास। ठीक है? ये 2 और एक और बाहर से लेयर। ठीक है? 3 लेयर जो है ये स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहला बाहर का होता है ग्लाइकोकैलेक्स। ठीक है? फिर सेल वॉल आती है आपके पास, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। हर सब जो है ये अलग अलग फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल इनवेल्व। ठीक है? तो इनको हमने 2 ग्रुप में डिफाइन किया होता है। हमारे पास एक ग्राम स्टेन होता है। ठीक है? एक स्टेन है आपके पास जिसको हम ग्राम स्टेन बोलते हैं। जो बैक्टीरिया इसको ले लेते हैं यानी कि विजिबल हो जाते हैं, अगर हमने किसी पेट्री डिश में या डिश में हमने कोई भी वो ग्राम स्टेन डाल दिया, अगर जिस बैक्टीरिया ने उसको सस्टेन कर लिया यानी कि ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे मान लो हमने पिंक कलर का डाला तो बैक्टीरिया ने पिंक कलर ले लिया, तो उसको बोलेंगे हम ग्राम पॉजिटिव, और जिसने जो है वो नहीं शो किया उसको बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये एक स्टेन है, बाकी कुछ नहीं है। क्लियर? अब ये ग्लाइकोकैलेक्स जो बाहर वाली होती है, सबसे बाहर वाली लेयर है बैक्टीरिया की, वो जो होती है एक स्लाइम लेयर बाहर से प्रेजेंट होती है, एक चिपचिपी जैसी लेयर बाहर से प्रेजेंट होगी, और अदर्स में थिक और टफ होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। क्लियर? द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल, प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रोवाइड द बैक्टीरिया फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। ठीक है? तो इसके बाद सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है जो कि इसको स्ट्रॉन्ग करके रखती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट को, ताकि कोलैप्सिंग और बस्टिंग इसकी ना हो सके। क्लियर?
दो पता लग गया। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर वाली लेयर है जो कि स्लाइमी है, ठीक है। और अदर में क्या होती है, ये कैप्सूल होता है जो कि हार्ड होता है। सेल वॉल इसको रिजिड स्ट्रक्चर देती है, सपोर्ट करके रखती है ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए। थर्ड लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेलेक्टिव परमिएबल है, यानी कि कुछ ही आइंस को अंदर आने देगी। क्लियर है। तो वो जो होगा, दिस मेम्ब्रेन सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। तो जैसे यूकैरियोट्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन करती है, वैसे ही जो है वो इसमें भी करती है। दो स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज नोन एज मीजोजोम। ये मैंने बताया आपको, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम मीजोजोम बोलते हैं। क्लियर। तो उसमें जो होता है, दीज एक्सटेंशन आर फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमिले, दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन। डीएनए रेप्लिकेशन इसमें हो जाती है। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, स्क्रीशन प्रोसेस में। To increase the surface area of plasma membrane, enzymatic content in prokaryotic cell, the cyanobacteria, other organism, they are chromatophore और certain pigment जो हैं वो इसमें present होते हैं। क्लियर है। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर ये एक बैक्टीरियल सेल है, क्लियर है, ये बैक्टीरियल सेल है, ये इसकी फोल्डिंग होती है जिसको हम मीजोजोम बोलते हैं। क्लियर है। थ्री लेयर है इसकी, 1, ये 2 और ये 3। क्लियर है। बाहर वाली ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्लियर। डीएनए इसके ऐसे सर्कुलर में प्रेजेंट होगा। और ये बोलते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स एक स्लाइमी लेयर है, उसको चिपचिपी जैसी लेयर है, ठीक है। उसके अंदर आ गई सेल वॉल जो कि इसको स्ट्रॉन्ग वो देती है, आपका सपोर्ट देती है ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है। जो सिमिलर है आपकी किसके साथ, आपके प्लांट सेल के या प्लांट या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ। क्लियर है। समझ में आ गया। और कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें क्रोमेटोफोर यानी कि पिगमेंट्स होते हैं और वो कलर्ड दिखते हैं। क्लियर। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और मोटाइल होते हैं चलने के लिए, और नॉन मोटाइल होते हैं जो स्टैटिक होते हैं। इफ मोटाइल दे हैव अ थिन फिलामेंट एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल, ठीक है। अगर ये सेल वॉल है तो यहां से एक थिन जो है वो लंबा सा एक धागा जैसा निकलता है जिसको बोलते हैं हम फ्लैजेला। क्लियर है। क्या बोलते हैं, फ्लैजेला। तो ये 3 पार्ट होते हैं इसके, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, ठीक है। ये फिलामेंट है आपके पास, ये हुक है आपके पास, और जहां से ये अराइज हुआ है इसको हम बेसल बॉडी बोलते हैं। क्लियर है। जो फिलामेंट है ये सबसे लंबा होता है आपके पास। बिसाइड फ्लैजेला पिलाई एंड फिम्ब्रे, ओके, पिलाई ऐसे प्रेजेंट होंगे, ऐसे प्रेजेंट होंगे, और फिम्ब्रे ऐसे प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। ये भी एक सरफेस की ये निकलते रहते हैं, लेकिन ये मोटेलिटी में मतलब मूव करने में हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। पिलाई जो होती है वो एक स्पेशल प्रोटीन से बनी होती है, और फिम्ब्रे जो होते हैं वो ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्प्राउटेड फ्रॉम द सेल से बाहर जो है वो निकलते हैं। क्लियर है। ताकि वो उसको हेल्प करें बैक्टीरिया को अटैच होने में किसी भी रॉक के साथ या किसी भी सब्सटेंस के साथ। क्लियर। समझ में आया। नेक्स्ट है राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ होते हैं। दे आर 50 नैनोमीटर एंड 20 नैनोमीटर इन साइज, मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट 50 एंड 30, ठीक है। ऐसे सब यूनिट में प्रेजेंट होता है, एक बड़ा सब यूनिट है और एक छोटा है। क्लियर है। ये 50 है और ये 30 है। राइबोसोम का क्या फंक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। क्लियर है। और जब बहुत सारे ये जो हैं वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में एमआरएनए बोलते हैं इसको, आरएनए हुआ आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके 3 टाइप होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए एंड आरआरएनए। क्लियर है। तो ये है मैसेंजर आरएनए। ये जब एक लाइन में प्रेजेंट होते हैं ऐसे, राइबोसोम, एमआरएनए, ये लाइन क्या है, एमआरएनए है, ये राइबोसोम है, इनको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। क्लियर है। तो इनका क्या फंक्शन होता है, ये एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। राइबोसोम और पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। क्लियर है। +2 में आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। फिर है हमारे पास इंक्लूजन बॉडी। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म। जितना भी रिजर्व मटेरियल है वो किस में स्टोर्ड होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कोई मेम्ब्रेन की बाउंड नहीं होती है, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल है, साइनोफाइकी ग्रेन्यूल है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल है, गैस वेक्यूल है जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। क्लियर। समझ में आ गया प्रोकैरियोटिक का आपको। अब है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल जो कि है प्रोटिस्टा, प्लांट्स,
एनिमल्स एंड फंजाई। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है आपके पास कि जितनी भी सेल दे हैव ए एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। क्या होती है इनके पास? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। क्लियर है? इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर इन्वेल्प होगा, और उसके साथ जो होते हैं साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता, जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। क्लियर है? यूकेरेटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, एक जैसे नहीं होते हैं। प्लांट और एनिमल सेल डिफरेंट होते हैं। क्लियर है? क्योंकि प्लांट सेल में एक तो आपके पास सेल वॉल प्रेजेंट होगी, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होंगे, और एनिमल सेल में ये सारा एब्सेंट होगा। ठीक है? और एनिमल सेल में सेंट्रियोल होगा, और जबकि ये प्लांट सेल में एब्सेंट होगा। क्लियर है? तो ये है हमारे पास प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। क्लियर है? तो देखो, प्लांट सेल में सबसे पहले सेल वॉल है, फिर सारी ऑर्गेनेलीज सेम है, और एक ही इनका वैक्यूल जो होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है। क्लियर है? बहुत बड़ा होता है, लेकिन एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है? इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आपके पास, और आपके पास वैक्यूल्स जो भी हैं वो छोटे छोटे हैं। बाकी सारे ऑर्गेनेलीज इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसमें एक क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लियर है? किसमें? प्लांट सेल में। क्लियर? समझ में आया? तो इसका डिफरेंस भी हम लोग करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इसमें से आपको पूरा एनसीईआरटी से ही करवा के देंगे। क्लियर है? ऑर्गेनेलीज देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर है, ये प्लाज्मोडेस्माटा वगैरह है, ये सारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। परऑक्सीजोम है, क्लोरोप्लास्ट है आपके पास, ये ग्रीन ग्रीन कलर के ये क्लोरोप्लास्ट है। आपके पास इसमें माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होता है आपके पास। ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, रफ एंडोप्लाज्मिक है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, परऑक्सीजोम है, सेंट्रियोल है इसमें। ठीक है? डिफरेंस है इनमें प्लांट और एनिमल सेल में। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो होते हैं ना, ये प्रॉपरली जो है वो आपको डिस्टिंक्ट करेंगे कि कौन सा प्लांट सेल है और कौन सा एनिमल सेल है। इनका डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में जो है वो आपके आता है। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है? तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंशन हुई, उसके बाद जो है वो हमने प्रॉपरली इसको ऑब्जर्व किया कि कैसे जो जो है वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, क्या होता है उसमें। स्पेशली इन ह्यूमन आरबीसीज एनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस अ पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये है आपके पास फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था आपके पास। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है वो दिया था। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके पास। दी स्टडी शो दैट सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे कंपोज्ड होती है? लिपिड और प्रोटीन से। पहले इन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन किससे कंपोज होती है, किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से। ठीक है? फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो अरेंज्ड इन बाय लेयर। ठीक है? 2 लेयर में ये प्रेजेंट होते हैं। Lipids are arranged within the membrane with the polar head toward the outer side and hydrophobic tail toward the inner side. ठीक है? जो आपको ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये हेड है। ठीक है? ऐसे वाले ये हेड है, और ये नीचे वाले जो हैं ये टेल है। क्लियर है? तो इसी तरीके से ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होती है। जो हेड होता है आपके पास, ये हाइड्रोफोबिक, टेल हाइड्रोफिलिक है ये हेड, और ये हाइड्रोफोबिक है। ठीक है? हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं और फिलिक क्या होते हैं? हाइड्रोफिलिक होते हैं वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक होते हैं वाटर हेटर। क्लियर है? तो नॉन पोलर टेल, ठीक है, ये नॉन पोलर है आपके पास। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड बाय एक्वस इन्वायरमेंट। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आर ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। ठीक है? इसमें ये येलो येलो जो कलर के दिख रहे हैं आपको, ये कोलेस्ट्रॉल भी इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, लिपिड भी प्रेजेंट होगा। क्लियर है? मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज में 52% प्रोटीन होती है और 40% जो है वो लिपिड होता है आपके पास। ठीक है? तो मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक इंटीग्रल होती है, एक पेरिफेरल होती है। ठीक है? जो ये अंदर तक एम्बेडेड है ना, इसको हम इंटीग्रल बोलेंगे, और जो ये बाहर है इसको हम पेरिफेरल बोलेंगे। कुछ शुगर भी प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है? नेक्स्ट वन है हमारे पास, द इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है? इन्होंने दिया था 1972 में। तो इसमें इन्होंने बोला था कि एक सैंडविच टाइप होता है। क्लियर है? यानी कि लिपिड बायलेयर, ये हेड है, ये टेल है, फिर टेल है, फिर हेड है। क्लियर है? तो ये ऑपोजिट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज इसको हम बोलते हैं लिप
lipid bilayer. This ability to move within the membrane merits fluidity. The fluid nature of membrane is also important from the point of view of function. सेल ग्रोथ करने में इसकी हेल्प करता है. फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, जो कि दो सेल के बीच में जो जंक्शन है वहां काम करते हैं. सिक्रीशन में एंडोसाइटोसिस, मतलब अपने ही सेल को इनगल्फ कर लेना, और सेल डिवीजन में ये हेल्प करते हैं. क्लियर है. इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कि ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेंगे. क्लियर है. फ्रॉम मतलब मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन, सेल टू सेल जो है वो काम करते हैं, ये एक्सचेंज करते हैं. पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है. पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या हुआ, जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है. ठीक है. एटीपी एनर्जी यूज होती है, लेकिन जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होगी उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे. क्लियर है. सिंपल डिफ्यूजन होता है कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट. क्लियर है. अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं. उसमें कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती है आपकी. क्लियर है. उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं हम. फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एज द पोलर मॉलिक्यूल. ठीक है. जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे वो तो पास नहीं हो पाएंगे थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर. क्लियर की हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक होते हैं वहां पे. तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वहां पे एक प्रॉपर प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है वहां पे, कैरियर प्रोटीन जिसको बोलते हैं, वो जो होती है वो उसके साथ कंबाइन होते हैं और फिर वो मेम्ब्रेन से क्रॉस करवाते हैं. क्लियर है. अ न्यू आयन और मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन बाय यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी. एटीपी उसको बोलते हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हमने सोडियम और पोटाशियम पंप में पढ़ा है. क्लियर. क्या बोल रहे हैं ये, कि ये लिपिड बाइलेयर है. क्लियर है. इसका हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होते हैं. हेड और टेल होता है. क्लियर है. तो कौन सा आपके पास है, आपके पास इसमें तो जो एक हाइड्रोफोबिक टेल है और हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग जो है वो इनका हेड होता है. क्लियर है. तो ये तो नॉन पोलर और पोलर हुए, तो पोलर को अब इनमें से क्रॉस भी तो कराना है हमने. तो क्रॉस कराने के लिए कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन इनके साथ कंबाइन होगी, जैसे ये आपके पास है. ठीक है. ये किसी प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाएगा और फिर वो उसमें से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो उसमें हम लोग जो है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट. क्लियर. समझ में आ गया. नेक्स्ट वन इज सेल वॉल. सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, रिजिड स्ट्रक्चर है, सबको पता है, और फंजाई और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है. सेल वॉल एक शेप ही नहीं देता है, बल्कि सेल को प्रोटेक्ट करके भी रखता है मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से. सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी, अगर ये सेल है तो दूसरे सेल के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है उसमें भी हेल्प करता है. बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल. ठीक है. तो सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है. एल्गा के पास सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है. गैलेक्टिन, मैग्नीज एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. समझ में आया. एल्गा जो होता है उसके पास सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज से बनी होगी. ग्लैक्टेंस, मैग्नीज एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. while other plant is consist of cellulose. बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन. हेमिसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन. सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट में प्राइमरी सेल होता है जो कि कैपेबल ऑफ ग्रोथ होता है, यानी कि उनकी कंटिन्यू ग्रोथ होती रहती है. लेकिन जैसे जैसे वो सेल मैच्योर होता है तो एक सेकेंडरी वॉल बन जाती है इनर साइड में. क्लियर है. जो कि मैच्योर होती है और उसमें अब कैपेबिलिटी नहीं होती है डिवाइड करने की. अब होता है मिडल लैमिला, जो अब ये सेल टू सेल इंटरेक्शन है, इनके बीच में थोड़ा सा वो होता है स्पेस, मान लो कुछ मान लो, उसको हम मिडल लैमिना बोलते हैं. क्लियर है. जो कि किससे बना हुआ है? कैल्शियम पैक्टेट से. किसमें बना है? कैल्शियम पैक्टेट से, जो कि होल्ड करके रखता है दूसरे सेल को. ग्लू लाइक स्ट्रक्चर होता है ये मिडल लैमिला, जो कि एक सेल को दूसरे एक सेल के साथ ऐसा ग्लू के साथ चिपका के रखेगा. सेल वॉल एंड मिडल लैमिला में भी ट्रांसफर प्लाज्मोडेस्मेटा. क्लियर है. तो इसको ट्रांसवर्स किसमें करता है? प्लाज्मोडेस्मेटा, जो कि कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल के साथ. क्लियर. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके लिए, सब नया है ये, आपने ये कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस आपने इसको ध्यान से पढ़ना है और आपको इजीली लर्न हो जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट वन है हमारे पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ठीक है. कुछ हमारे पास ऐसी ऑर्गेनलीज हैं जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है उनके परफॉर्म करते हैं. क्लियर है. जिसको एंडोमेम्ब्रेन, इकट्ठा मतलब कोऑर्डिनेट होके, कुछ ऑर्गेनलीज ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होके स्ट्रक्चर और फंक्शन मतलब
पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे, जिसमें से कौन कौन से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेलीज आती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम एंड वैक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो +1 के साथ साथ अब आप लोग नीट की भी तैयारी करोगे, क्योंकि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको बायो लेना है, ठीक है, पीसीबी लेना है, तो आपको नीट का पेपर देना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने 1 मार्क के क्वेश्चन जो है वो करते रहना है। क्लियर है? सी इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड परऑक्सीजोम। ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं होते हैं, तो ये इसका पार्ट नहीं है। अब हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपके पास, देखो ये न्यूक्लियस है आपके पास, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पोर है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिनके ऊपर ये डॉट डॉट राइबोसोम लगे हुए हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो ऐसे सिंपल है जिनके ऊपर ये डॉट नहीं है, ये डॉट जो है वो राइबोसोम है। क्लियर है? तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है। क्लियर है? तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होते हैं, ठीक है, तो वो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जब ये राइबोसोम एब्सेंट होंगे तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, तो वो भी कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे, वो लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन जो होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपका रिलीज करता है। क्लियर है? समझ में आ गया? RER जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में और सिक्रीशन में हेल्प करता है, और आपका न्यूक्लियस के साथ जो है वो अटैच होते हैं। इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन आप लोगों ने लर्न करना है। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज गोल्जाई एपरेटस, जो कि कैमिलो गोल्जाई ने 1898 में दिया था। ठीक है, नियर द न्यूक्लियस एक उसने देखा था कि एक स्ट्रक्चर जैसा प्रेजेंट है, वो एक क्या है, तो उन्होंने बोला कि वो न्यूक्लियस है। क्लियर है? डिस्क टाइप स्ट्रक्चर है, ये सिस्टरने बनते हैं आपके पास। इसके 2 फेज होते हैं, एक कन्वेक्स सिस होता है और एक ट्रांस होता है। ठीक है, तो सिस होता है फेस, और कनकेव जो होता है वो मैच्योरिंग फेस होता है। क्लियर है? सिस एंड ट्रांस फेसिस ऑर्गेनाइज एंटायर डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। दोनों, जैसे अगर हम ये मान लें कि ये आपका सिस है, ये ट्रांस है। क्लियर है? तो सिस जो होगा आपका कन्वेक्स है और ट्रांस जो है आपका कनकेव है। तो ये आपका फेस बनाएगा और ये आपका मैच्योर सेल बनाएगा। गोल्जाई एपरेटस का फंक्शन होता है पैकेजिंग करना, जो सामान, जो चीज जो है वो RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाई, उसको पैकेज करना। क्लियर है? और डिलीवर करना, एक तो पैकेजिंग करना और डिलीवर करना, ताकि वो जहां पे उसकी जरूरत है वहां उसको ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, material to be packaged in the form of vesicle from endoplasmic reticulum fused cis phase। ठीक है, cis फेज के साथ, कन्वेक्स फेज के साथ वो कंबाइन करेंगे, और गोल्जाई एपरेटस मूव टुवर्ड द मैच्योरिंग फेज, तो मैच्योर फेज की तरफ वो चले जाएंगे। क्लियर है? तो इससे पता चलता है कि कैसे गोल्जाई एपरेटस जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड है, तो ये ऑर्गेनेलीज एसोसिएटेड होती है। क्लियर है? नंबर ऑफ बहुत सारी प्रोटीन्स जो होती हैं वो राइबोसोम बहुत सारी प्रोटीन्स बनाता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको मॉडिफाई करता है और उसको पैकेज करता है, और जहां तक उन्होंने पहुंचाना है वहां तक पहुंचाते हैं। क्लियर है? मॉडिफाई इन द क्रिस्टे इन द गोल्जाई एपरेटस बिफोर दे आर रिलीज टू फॉर्म द ट्रांसफॉर्म। क्लियर है? तो ये क्या बनाता है आपके पास गोल्जाई एपरेटस? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स जो है वो बनाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ जाएगा, 2-3 बार वीडियो देखोगे, बुक पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है लाइसोसोम, जिसको हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। क्लियर है? तो ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जाई एपरेटस। अभी हमने बोला कि गोल्जाई जो एपरेटस है वो पैकेजिंग में हेल्प करता है, जो वहीं से ही ये स्ट्रक्चर जो है वो बनते हैं। क्लियर है? इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोलेज, लाइपेज, प्रोटीएज एंड कार्बोहाइड्रेज। ठीक है, ये बहुत जल्दी एक्टिवली काम करते हैं एसिडिक पीएच में। देखो ये आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में। ठीक है, 0 होता है, ये 7 है और ये 14 है। क्लियर है? 7 न्यूट्रल है, 7 से यहाँ को हमारे क्या है, बेसिक है, और इस साइड को एसिडिक है। तो ये किस में काम करेगा? एसिडिक मटेरियल में काम करेगा। क्लियर? समझ में आ गया? दे आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, और इसको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। क्यों? जब ये मैच्योर हो जाते हैं ना, तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम अपने ही सेल को इनगल्फ कर देते हैं, इसलिए हम इनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं।
अब आ गया हमारे पास वैक्यूल्स। तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, ठीक है। वैक्यूल्स ऐसे होते हैं और ये आपके पास एक सेल सैप टाइप होता है, इसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। क्लियर है? ये 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल जो है वो प्रेजेंट होता है। टोनोप्लास्ट क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है आयन्स को। अमीबा में ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, सबको पता है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? वाटर और आयन की कंसेंट्रेशन को मेंटेन करता है और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। क्लियर है? और जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं उनमें फूड वैक्यूल जो होता है वो इनगल्फ, फूड वैक्यूल बनता है जो कि इनगल्फ करता है फूड पार्टिकल्स को। क्लियर? नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। तो ये स्पेसिफिक स्टेन देना पड़ता है तभी ये विजिबल होते हैं आपके पास, ठीक है। डिफरेंट शेप के होते हैं ये आपका ये यहाँ आपके पास देखो, इसके 3 लेयर हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आउटर, इनर और बीच में जो स्पेस हुआ वो, ये जो ऐसे क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं हम मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बीच में मैट्रिक्स है और ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है। जैसे विलाय प्रेजेंट होते थे ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्या फंक्शन करते थे? क्या करते थे? एब्जॉर्प्शन ऑफ, इंक्रीज द सरफेस एरिया। बस सेम ये भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो मतलब इसके बाहर ऐसी प्रॉपर, ये तो कट करके बताया ना, बाहर प्रॉपर ये मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन होगी इसकी। तो क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये मैंने बताया आपको कि इंक्रीज करता है सरफेस एरिया। और ये जो होते हैं ये देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम आर एसोसिएटेड विद, बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो इसमें से रिलीज होते हैं। ये साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन। 2 पढ़े थे आपने, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसका साइट जो है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करते हैं। सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्लियर है? जो मैट्रिक्स है इसके पास जो है वो सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, कुछ आरएनए हुए राइबो न्यूक्लिक एसिड, कुछ राइबोसोम हुए जो कि 70S में प्रेजेंट होते हैं, और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जहां राइबोसोम है वहां पे एक फंक्शन है आपका कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्लियर है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या डिवाइड किस से करता है? फ्यूजन से डिवाइड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि कौन सी रेस्पिरेशन होती है? एरोबिक। दूसरा होता है इसमें पावर हाउस ऑफ सेल, क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन हुई इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। पी से पी लर्न करना है कि प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में। क्लियर है? इजीली ऑब्जर्व हो जाते हैं ये। तो ये 3 टाइप के कलर्ड होते हैं ये, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का, क्रोमोप्लास्ट अदर देन ग्रीन, जैसे रेड है, ऑरेंज है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस। समझ में आ गया? क्लोरोप्लास्ट होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट है, जैसे हमारे में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, रेड इन कलर का है ब्लड, तो इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ग्रीन कलर का। कैरेटिनॉइड पिगमेंट है, ठीक है, जो कि ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को। फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में इसको क्लियर करेंगे हम, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट हुआ अदर देन आपका ग्रीन कलर, ठीक है। कैरेटिनॉइड्स पिगमेंट होते हैं, जैसे कैरेटीन है, गाजर है आपके पास, जेंथोफिल है और अदर प्रेजेंट है। और इसमें येलो, ऑरेंज, बहुत सारे कलर होते हैं, लेकिन ग्रीन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ल्यूकोप्लास्ट होते हैं कलरलेस प्लास्टिड्स। एमाइलोप्लास्ट होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखते हैं, जैसे पोटैटो है। एलियोप्लास्ट हुए जो स्टोर ऑयल करते हैं, और फैट होते हैं एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। क्लियर है? तो ये आपका जो राइस होता है, चावल का दाना है, उसके बाहर की जो कवरिंग होती है वो प्रोटीन से बनी होती है, जिसको हम एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लियर है? जितने भी क्लोरोप्लास्ट हैं वो किस कलर के होते हैं आपको पता है? ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें मेसोफिल सेल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लाइडोमोनाज है आपके पास, ठीक है, ऐसा जैसा एक स्ट्रक्चर होता है आपके पास, ऐसे जैसे। क्लियर है? इसको हम क्लाइडोमोनाज बोलते हैं, ऐसे और ये ऐसे, ये क्लाइडोमोनाज है। ये जो होता है ये भी ग्रीन कलर का होता है आपके पास, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है आपके पास, और थैलेकॉइड प्रेजेंट होते हैं। देखो इसमें ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है आपके पास, ये ग्रैनम है। क्लियर है? और ये आपके पास थैलेकॉइड है, स्ट्रोमा है, ठीक है। इसमें लाइट रिएक्शन होता है जो कि ग्रैनम में होता है। ग्रैनम में LG से लर्न करना है आपने, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होता है। तो डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। लाइट रिएक्शन किस में होता है? तो ग्रैनम में। LG से लर्न करना है आपने, ठीक।
नेक्स्ट वन है हमारे पास द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मैंने बताया आपको कि ये जो इसमें ये जो स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं हम लोग। तो ये थैलेकोइड के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो इनमें स्पेस होता है जिसको हम ल्यूमन ल्यूमन बोलते हैं। स्ट्रोमा जो होता है क्लोरोप्लास्ट में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है और राइबोसोम प्रेजेंट है। तो राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये प्रोटीन भी बनाता है आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास, इसमें स्मॉलर 70 और साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम 80s होता है। अब आइए राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर जब एक डेंस पार्टिकल दिखा था तो जॉर्ज पैलेडे ने 1953 में इसको बोला था कि ये राइबोसोम है। राइबोसोम होते हैं आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं और प्रोटीन होते हैं और एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सिंपल वे में देखें तो ये दो यूनिट में होता है, ये लार्ज है और ये स्मॉल है आपके पास, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s। यूकैरियोटिक 80 होता है और प्रोकैरियोटिक 70 होता है, ठीक है। एक स्मॉलर यूनिट है, एक लार्जर यूनिट है। 80s, तो 80 किसका हुआ आपका, यूकैरियोटिक। उसमें 60 और 40 होता है, ये 60 ये 40, 100 नहीं है 80 है, ओके। 70s राइबोसोम जो होता है, जो किस में होता है, प्रोकैरियोटिक्स में होता है, उसमें 50 है, ये बड़ा वाला 50 है और ये 30 है। तो एस जो होता है ना इसमें, ये सेविडबर्ग यूनिट है, क्लियर है। तो यानी कि इसको सेडिमेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं। यानी कि सेडिमेंटेशन जो होती है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन जैसी होती है उसमें जब हम इसको राइबोसोम को डालेंगे तो वो कितनी स्पीड से जो है वो नीचे बैठेगा, उस यूनिट को बोलते हैं सेविडबर्ग यूनिट, क्लियर है। और इसकी डेंसिटी और साइज को भी ये मेजर करता है। बोथ 70 एंड 80, जो जितने भी, चाहे 70 है, चाहे प्रोकैरियोटिक्स है, चाहे यूकैरियोटिक्स है, दोनों जो हैं वो सब यूनिट से बने हैं आपके पास 70 और 80, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन है साइटोस्केलेटन। कुछ ऐसे फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट है और इंटरमीडिएट फिलामेंट है, क्लियर है। माइक्रोट्यूब्यूल हुए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो अंदर से हॉलो होते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोफिलामेंट हुए आपके पास पतले पतले ऐसे, क्लियर है। ये जो होता है मैकेनिकल सपोर्ट, मोटेलिटी और मेंटेनेंस एंड शेप ऑफ सेल जो है वो देते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट वन है हमारे पास सीलिया एंड फ्लैजेला, ओके। सीलिया आपके पास ऐसे बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, ये सीलिया प्रेजेंट है, क्लियर है। और फ्लैजेला एक लंबा जैसा प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, 2 होते हैं इसके पास, देखो इसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पेरिफ्रल, ये 9 होते हैं, ठीक है। 9+2, ओके। 9+2 इनका अरेंजमेंट होता है, कहीं में 9+0 होगा, कहीं में 9+2 अरेंजमेंट होता है आपके पास, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक्सोनिम, ये जो होते हैं ना, ये जैसे सर्कल में प्रेजेंट होते हैं आपके पास, ठीक है। रेडियल स्पाइक, ये बिल्कुल सर्कल में प्रेजेंट होंगे आपके पास। नेक्स्ट वन है हमारे पास, ये 9 रेडियल स्पोक प्रेजेंट होते हैं, डबलेट होते हैं और लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ, क्लियर है। नेक्स्ट है सेंट्रियोसोम एंड सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोसोम क्या होते हैं, दे कंटेन 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर नोन एज सेंट्रियोल, दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल, बोथ सेंट्रियोलर। इसमें क्या होता है, जैसे कार्ट व्हील देखा है ना आपने, ठीक है, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी जो भी देखी है आपने, तो उसमें जो ऐसे जैसे स्ट्रक्चर नहीं बना होता है, पहियों का स्ट्रक्चर बना होता है, उसको बोलते हैं हम लोग, वैसा ही स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोसोम का, क्लियर है। 9 जो होते हैं ना पेरिफेरल में होते हैं, इसकी प्रोटीन कौन सी प्रेजेंट होती है, ट्यूब्यूलिन, ओके। कौन सी प्रेजेंट है, ट्यूबुलिन। ईच पेरिफेरल फाइब्रिल इज ट्रिपलेट, हमेशा 3 में ही प्रेजेंट होते हैं, ऐसे 3 में, ओके। इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, क्लियर। द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमली सेंट्रियोल प्रोटीनियस कॉल्ड हब, हब बोलते हैं जो प्रोटीनियस होता है, और जो पेरिफेरल में प्रेजेंट होता है उसको स्पोक बोलते हैं, जो कि प्रोटीन से ही बना होता है, ठीक है। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, जो ये बेसल बॉडी है ना आपकी, इससे जो है वो प्रेजेंट बनता है आपका, क्या बनता है, सेंट्रियोल, ओके। नेक्स्ट वन, लास्ट वन है हमारे पास, नहीं क्रोमोसोम भी है, न्यूक्लियस है आपके पास, ठीक है। तो न्यूक्लियस किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, 1831 में दिया था, क्लियर है। तो क्रोमेटिन जो था उसको नाम दिया था फ्लेमिंग ने, क्या नाम दिया था, फ्लेमिंग ने। द इंटरफेज न्यूक्लियस, ठीक है, मियोसिस में पढ़ा होगा आपने इंटरफेज,
न्यूक्लियस जो होता है ना वो हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर नोन एज क्रोमेटिन। क्लियर है? तो ऐसे हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म है, जैसे साइटोप्लाज्म था, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर पोर है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्लियर है? द पैरेलल मेम्ब्रेन स्पेस बिटवीन दैम इज नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये एक बैरियर होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। अगर ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है तो बीच में जो होगा एक स्पेस होगा, एक लेयर होगी जिसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो है वो हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? और ये न्यूक्लियोप्लाज्म वाला मैंने आपको करा दिया है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम। ठीक है? ये जहां से क्रोमोसोम कनेक्टेड होंगे उनको बोलेंगे नाइटोकोर, कैनाइटोकोर। ओके? क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेल डिवीजन में हम लोग ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में आपने देखा होगा कि क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कौन सी प्रोटीन होती है क्रोमोसोम में? डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और एक बेसिक प्रोटीन होती है जिसको क्या बोलते हैं हम, हिस्टोन बोलते हैं। क्लियर है? और एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है और एक आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो आपका प्रेजेंट होता है। डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो आप लोग +2 में पढ़ेंगे। एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन सेंट्रियोमियर ऑन द साइड दे आर डिस्क शेप नोन एज कैनाइटोकोर। मैंने बता दिया कैनाइटोकोर जो होते हैं जहां से ये वाला, ठीक है, ये 2 आर्म है इसकी और ये हमने डबलेट लिया हुआ है 2 वाले साइज में। ओके? तो इसको जहां से ये जुड़ा हुआ है इसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है? अब है टाइप ऑफ क्रोमोसोम। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में या 2 मार्क के क्वेश्चन में आपको आ जाते हैं। ठीक है? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। ओके? और एक चीज रह गई कि ये सेंट्रोमियर है आपके पास और ये आर्म्स हैं। ठीक है? ये सैटेलाइट, ये छोटे छोटे ऊपर प्रेजेंट होते हैं ना ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम सैटेलाइट बोलते हैं। क्लियर है? मेटासेंट्रिक क्या होता है आपके पास? देखो मेटासेंट्रिक क्या है आपके पास, यानी कि सेंटर में जो है वो आपके पास होगा सेंट्रोमियर और आर्म्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। क्लियर है? सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, देखो ये नीचे वाली थोड़ी लंबी है और ये आर्म जो है वो थोड़ी छोटी है। क्लियर है? एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा कि एक बहुत ही छोटी शॉर्ट आर्म होगी और दूसरी जो होंगी वो लॉन्ग आर्म होगी। और थर्ड है टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक में क्या होगा, ये जो ऊपर वाली आर्म है वो बहुत ही छोटी होगी और नीचे वाली जो है वो साइज जो है वो उससे लंबा होगा। क्लियर? सम टाइम ऑफ नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, उनको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। लास्ट वन है माइक्रो बॉडीज। मेम्ब्रेन, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड मैन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रो बॉडीज, उनको हम माइक्रो बॉडीज बोलते हैं, जो कि जिसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ओके? बहुत पेशेंस चाहिए आपको इतनी देर तक वीडियो जो है वो देखने के लिए। जो भी लास्ट तक वीडियो देख रहे होंगे आई होप कि आपका 50-60% जो है वो चैप्टर ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? तो इसमें हमने पूरा चैप्टर जो है वो कवर कर लिया है। अब हम इसके नोट्स के साथ जो है वो आपको मैं कराऊंगी और इसको समझने की ट्राई करो। 1-2 बार वीडियो देखो। क्लियर है? 1-2 बार बुक पढ़ो और ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आपको अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो है वो जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको बैक टू बैक जो है वो मिलती रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।